राधे राधे फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अग्रवाल एजुकेशन में। तो इस वीडियो में मैं आपको 104 में से जो टॉप 20 अमेंडमेंट्स यानी संशोधन है उनके बारे में बताऊंगा, और वही एग्जाम में पूछी जाती है, उनके बाहर से नहीं पूछी जाती। और ये भी बताऊंगा कि एक्चुअल में अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है और जो अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट है वो किस देश से लिया गया है। लेकिन ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 मिनट में अपने देश के संविधान के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना है, मैं आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूँगा। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये किसके दिमाग में आया था कि भारत का भी एक संविधान होना चाहिए और इसकी पहली मीटिंग कब रखी गई थी। तो ये आया था BN राव जी के दिमाग में आया था, और वो असेंबली के एडवाइज़र थे। ठीक है, इसकी पहली मीटिंग 16 मई 1946 को रखी गई, जिसे बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। और लोगों को लगता है कि भारत का पूरा संविधान भीमराव अम्बेडकर जी ने अकेले लिखा, पर उन्होंने अकेले नहीं लिखा, इसे 385 लोगों ने मिलकर लिखा, और इसे बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। ठीक है, इसे 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट यानी स्वीकार किया गया, पर इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है लागू और स्वीकार में। अब मैं आपको उन 8 देशों के बारे में बताता हूँ जिनसे हमारा संविधान उठाया गया है। ठीक है, यानी कि लिया गया है थोड़ा थोड़ा। सबसे ज़्यादा जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अमेरिका से ही। तो जो पूरा संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरा का पूरा मतलब ऑलमोस्ट जो है अमेरिका से लिया गया है। उसमें कुछ खास चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका से ही लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट भी USA से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। और जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी होता है, उसका कॉन्सेप्ट भी अमेरिका से ही लिया गया है। तो अमेरिका के बाद अब मैं आपको बताता हूँ यूके के बारे में। तो लोगों को लगता है यूके एक देश है, पर यूके जो है वो 3 देश और एक आइलैंड से मिलकर बना है। वो कौन से 3 देश हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और एक आइलैंड नॉर्थर्न आइलैंड। तो ये 3 देश और एक आइलैंड से मिलकर यूके बनता है। ठीक है, यूके से क्या लिया गया है? पोस्ट ऑफ PM यानी PM का जो पद होता है वो यूके से लिया गया है। और स्पीकर इन लोकसभा में स्पीकर होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट भी यूके से लिया गया है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू लोअर हाउस यानी लोकसभा के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसका कॉन्सेप्ट भी यूके से लिया गया है। अब मैं आपको तीसरे देश यानी कि रशिया के बारे में बताता हूँ, जिसे USSR भी बोला जाता है। तो उससे हमने क्या लिया है? उससे लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। एक होता है फंडामेंटल राइट्स, जिसे मौलिक अधिकार बोलते हैं, जो कि 6 हैं हमारे। एक है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि रशिया से लिए हैं, वो हमारे 11 हैं। ठीक है, और ये 11 की 11 किस में आते हैं? ये आर्टिकल 51A में आते हैं, नॉट ओनली 51, ये 51A में आते हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ चौथे देश यानी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। उससे हमने क्या लिया है? उससे लिया है कॉन्करेंट लिस्ट। ये क्या होती है? इस लिस्ट में क्या होता है? इस लिस्ट में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यानी कि व्यापार, मैरिज, ये सब चीज़ें कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ पांचवें देश यानी जर्मनी के बारे में। उससे हमने क्या लिया है? उससे लिया है कि फंडामेंटल राइट्स को कब सस्पेंड किया जा सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड किया जा सकता है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ छठी देश साउथ अफ्रीका के बारे में, जिससे हमने वो चीज़ ली है जिस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है। वो है अमेंडमेंट्स यानी जो संशोधन है, उसका कॉन्सेप्ट जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ सातवें देश यानी कनाडा के बारे में। उससे हमने क्या लिया है? जो पावर होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना सेंटर में और स्टेट में, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कनाडा से लिया गया है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बांटना पावर को, इसका कॉन्सेप्ट हमने कनाडा से लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ आखिरी देश, वो है आयरलैंड। उससे हमने क्या लिया है? उससे लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। वो क्या होते हैं, जब मैं आपको अमेंडमेंट्स के बारे में बताऊंगा तब बता दूंगा। ठीक है, तो उससे हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए हैं। और क्या लिया है? और जब आपको पता होगा जो प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा यानी कि अपर हाउस से 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, और लोकसभा यानी कि लोअर हाउस उससे 2 लोगों को नॉमिनेट करता है। तो उसका जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो भी आयरलैंड से ही लिया गया है। राज्यसभा क्या है? जिसमें 250 लोग होते हैं मैक्सिमम, आज की तारीख में 245 है, और उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का कार्यकाल होता है, और हर 2 साल में 1/3 लोग हट जाते हैं। ठीक है, अपनी पोजीशन से। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट्स यानी संशोधन के बारे में, जिसका हम बहुत देर से वेट कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट होता क्या है? अमेंडमेंट जो है एक्चुअली चेंज होता है, जो किस में किया जाता है? किसी भी लॉ यानी कानून, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, और किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंज करना, वो क्या कहलाता है? अमेंडमेंट कहलाता है। और अमेंडमेंट क्या कह सकते हैं? अमेंडमेंट कैन ऐड, रिमूव, अपडेट पार्ट्स ऑफ एग्रीमेंट्स, यानी कि वो किसी भी चीज़ को ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, और कुछ पार्ट्स में अपडेट कर सकता है, वो भी क्या कहलाता है? अमेंडमेंट कहलाता है। और भी ऐसा कह सकते हैं कि अमेंडमेंट जो है इज अ प्रोसेस बाय विच पार्लियामेंट कैन चेंज द आर्टिकल्स एंड लॉ, यानी कि अमेंडमेंट वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो पार्लियामेंट है वो आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद और कानून को चेंज कर सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये अमेंडमेंट कहलाता है। तो यानी एक वर्ड में अगर अमेंडमेंट को बोला जाए तो क्या कहेंगे? चेंज कहेंगे अमेंडमेंट को। ठीक है, और अमेंडमेंट को किस देश से लिया गया? साउथ अफ्रीका से लिया गया, जैसे मैं बता चुका हूँ। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहली अमेंडमेंट कब आई थी? वो 1951 में आई थी। उसमें क्या हुआ था? उसमें 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। तो ये 9th शेड्यूल होता क्या है? पर 9th शेड्यूल से पहले ही बताओ शेड्यूल क्या होता है।
तो शेड्यूल जो है वो उसको बोलते हैं हिंदी में अनुसूची बोलते हैं। वो क्या होता है, ये कुछ टेबल्स होती हैं जिसमें एडिशनल डिटेल्स डाल दी होती हैं जो कि आर्टिकल्स में नहीं मेंशन होती हैं, यानी कि एडिशनल डिटेल्स विच आर नॉट मेंशन इन आर्टिकल्स। ठीक है, अब बताता हूँ 9th शेड्यूल क्या होता है। कुछ स्टेट और सेंटर के अलग कानून होते हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकता। उन कानून में सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी नहीं कर सकता। कुछ राज्य के अलग कानून है, कुछ केंद्र के अलग कानून है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, दखल अंदाजी नहीं कर सकता। उसको 1951 में पहली अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। तो अब चलते हैं सीधा 7वीं अमेंडमेंट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको टॉप 20 के बारे में बताऊंगा, बीच के नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। तो 7वीं अमेंडमेंट जो आई थी वो 1956 में आई थी। इसमें क्या होता, इसमें भाषा यानी लैंग्वेज के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ये भी पूछा जाता है कि पहला वो राज्य कौन सा था जो कि भाषा के आधार पर बना था। तो वो आंध्र प्रदेश था, जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। ठीक है, तो अब चलते हैं 24वीं यानी 24 अमेंडमेंट के बारे में, जो कि 1971 में आई थी। तो बिल कैसे पास होते हैं, पहले लोकसभा में पास होता है यानी कि लोअर हाउस में, फिर राज्यसभा में जाता है अपर हाउस में, फिर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक है, तो पहले क्या होता था, मान लो अगर लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, लेकिन राष्ट्रपति की मर्जी होती थी कि वो उसको बिल पास करना है कि नहीं करना। लेकिन 1971 के बाद क्या हो गया, अगर बिल लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, यानी कि अगर बिल दोनों सदनों से पास हो गया, तो राष्ट्रपति को उस बिल को पास करना ही पड़ेगा। उसको वो हटा नहीं सकता, उसको मना नहीं कर सकता। ये हुआ 1971 के बाद, यानी कि 1971 के बाद जो मेन रह गया, फिर वो राष्ट्रपति से भी ज़्यादा रोल राज्यसभा का रह गया, यानी कि राज्यसभा ने पास कर दिया तो राष्ट्रपति को तो पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ था 24वीं अमेंडमेंट के थ्रू 1971 में। तो अब चलते हैं सीधा 42 यानी 42वीं अमेंडमेंट के बारे में, जो कि 1976 में आई थी। इसमें क्या हुआ था, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ज़्यादा महत्व या ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी फंडामेंटल राइट्स से। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं नीति निर्देशक। होता क्या है ये, इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है कि ऐसा सोशल यानी सामाजिक और इकोनॉमिक आर्थिक कंडीशन पैदा करना जिससे कि जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, वो एक अच्छी लाइफ जी सकें, यानी कि एम टू क्रिएट सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन अंडर विच द सिटीजन्स कैन लीड ए गुड लाइफ, यानी कि ऐसा कंडीशन, ऐसा व्यवस्था पैदा करना जिसमें जो इंसान है या नागरिक हैं वो एक अच्छी लाइफ जी सकें। ठीक है, और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो 36 से लेकर 51, 36 से लेकर 51 आर्टिकल्स के बीच में आते हैं। ठीक है, ये हुई थी पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या हुई थी जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है, 4 वर्ड को ऐड किया गया था। वो कौन से 4 वर्ड हैं, सूसी। सूसी मैंने एक शॉर्टकट बनाया है। सूसी एस से है सोशलिस्ट यानी समाजवादी, यू से है यूनिटी यानी एकता, एस से है सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष या फिर इसे लॉकी भी बोलते हैं, और आई इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। तो ये 4 वर्ड को 42वें अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में ऐड किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं सीधे 44वें अमेंडमेंट के बारे में, जो कि 1978 में आई थी। इसमें क्या हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी को पार्ट 3 से हटा दिया गया था। जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं वो सारे के सारे पार्ट 3 में आते हैं। लेकिन 1978 से पहले क्या होता था, जो फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी भी आता था, लेकिन अब हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी नहीं आता। 6 फंडामेंटल राइट में अब राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन पहले आता था। ठीक है, तो 1978 में क्या गया, फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया और उसे एक नॉर्मल राइट में डाल दिया गया, 300 कुछ आर्टिकल में डाल दिया गया। लेकिन पहले वो फंडामेंटल राइट था, अब नहीं है। ठीक है, तो ये काम हुआ था 1978 में, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या हुई थी, उसमें ये हुआ था जो आर्टिकल 352 है, जिसके थ्रू इमरजेंसी लगाई जाती है, जिसके थ्रू नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है एक्चुअली। ठीक है, उसमें कुछ संशोधन किया गया था। ठीक है, तो जब इमरजेंसी की बात चली तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। और कब कब लगी है, 1962 जब इंडिया और चाइना वार हुआ था, 1971 जब इंडिया पाक वार हुआ था, और 1975 में लगी है। ठीक है, और नेशनल इमरजेंसी जो लगाई जाती है वो आर्टिकल 352 के तहत लगाई जाती है। स्टेट इमरजेंसी जो लगाई जाती है आर्टिकल 356 के थ्रू लगाई जाती है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो लगाई जाती है वो आर्टिकल 360 के थ्रू लगाई जाती है। ठीक है, अब चलते हैं सीधा 61 यानी कि 61वीं अमेंडमेंट के पास, जो 1989 में आई थी। इसमें क्या हुआ था, अब हम लोग 18 साल की उम्र में वोट कर देते हैं, लेकिन 1989 से पहले क्या हुआ था कि वोट करने का अधिकार 21 साल के लोगों को ही था। तो 1989 में जो वोटिंग एज है उसे 21 से हटाकर 18 साल तक कर दिया गया, ताकि 18 साल का भी इंसान अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके, वो भी अपना फैसला ले सके कौन सा नेता हमारे लिए देश के लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया गया और इससे वोटिंग भी बढ़ गई। ठीक है, अब चलते हैं सीधा 73 अमेंडमेंट के पास, जो कि 1993 में आई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी और इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, पंचायत राज बिल या फिर कहूँ ग्राम पंचायत व्यवस्था आई थी। और क्या हुआ था, और इसका जो कार्यकाल है ग्राम पंचायत का वो 5 साल के लिए फिक्स कर दिया गया था। और क्या हुआ था, और SC ST की जो कैटेगरी होती है उनकी सीटों को रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण मिला था। ये 73 अमेंडमेंट के थ्रू 1993 में हुआ था। अब चलते हैं 74th अमेंडमेंट के पास, जो कि 1993 में ही आई थी। उसमें क्या हुआ था, नगर पालिका बिल आया था। 73 अमेंडमेंट ने पंचायत राज बिल आया था और 74 में नगर पालिका बिल आया था। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो MCD की तीनों कैटेगरी होती हैं उसमें SC ST वुमेन और जो बैकवर्ड क्लास होती है यानी पिछड़ी जाति को आरक्षण दिया गया था। ठीक है,
अब चलते हैं 84th अमेंडमेंट के पास, जो कि 2001 में आई थी। इसमें क्या होता, जो लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं उनको फिक्स कर दिया गया था, यानी कि 2026 तक इस सीटें नहीं बढ़ाई जा सकती। लोकसभा की सीटें आज की तारीख में 552 मैक्सिमम है, जिसमें से 545 फिक्स हो रखी हैं, ठीक है, यानी 545 मेंबर हैं। और स्टेट असेंबली यानी कि विधानसभा की जो सीटें हैं वो 550 से लेकर 600 के आसपास हैं, और सबसे ज़्यादा जो है शायद यूपी में है, वो 400 से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब चलते हैं 86 अमेंडमेंट के पास, जो कि 2002 में आई थी। ये एक बहुत अच्छी अमेंडमेंट थी। इसमें क्या हुआ था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हुआ था। तो इसमें क्या होता है, मेक्स एजुकेशन फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर, यानी 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन को फ्री कर दिया गया और कहूँ कंपलसरी कर दिया गया, फंडामेंटल राइट एक तरह से बना दिया गया। तो जब बात एजुकेशन की चली है तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। एक मूवी आई थी हिंदी मीडियम, जिसमें इमरान खान जी ने एक रोल प्ले किया था। वो हमारे देश की मतलब बदकिस्मती है कि वो हमारे बीच अब नहीं रहे, ठीक है। तो उसमें कॉन्सेप्ट आया था RTE, राइट टू एजुकेशन, यानी कि उसमें बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिलेगा। तो उसको 2009 में पास कर दिया गया था और 1 अप्रैल 2010 को उसको लागू कर दिया गया। और इस RTE को डाला गया था 21 ए आर्टिकल के बीच में डाला गया था, 21 नहीं 21A में डाला गया था, ठीक है। तो अब चलते हैं 91 अमेंडमेंट के पास, जो कि 2003 में आई थी। इसमें क्या हुआ था, जो लोकसभा और विधानसभा के टोटल मेंबर होते हैं उसका 15% से ज़्यादा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मंत्री नहीं हो सकते, ठीक है। इसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है, यानी कि नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एंड रिस्पेक्टेड विधानसभा, यानी लोकसभा और विधानसभा के जो मेंबर है उससे 15% से ज़्यादा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्री नहीं हो सकते, ठीक है। ये होता है 91 अमेंडमेंट में 2003 में, ठीक। तो अब चलते हैं 92 अमेंडमेंट के पास, जो कि 2003 में ही आई थी। इसमें क्या हुआ था, इसमें 4 लैंग्वेज यानी 4 भाषाओं को ऐड किया गया था। उनको मैंने शॉर्टकट से याद कर रखा है। संबद्ध से क्या है, एस से क्या है संथाली, एम से क्या है मैथिली, बी से क्या है बोडो और डी से क्या है डोगरी। तो इन 4 लैंग्वेज 4 भाषाओं को 92 अमेंडमेंट में 2003 में ऐड किया गया था, ठीक है। अब चलते हैं 93 अमेंडमेंट के पास, जो कि 2005 में आई थी। इसमें क्या हुआ था, SC ST OBC की जो कैटेगरी है उसको एजुकेशन में रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण मिला था, ठीक है। अब चलते हैं 94 अमेंडमेंट के पास, जो कि 2006 में आई थी। इसमें क्या हुआ था, लोगों के कल्याण के लिए एक मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया था। झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में एक मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया था। अब चलते हैं 95 अमेंडमेंट के पास, जो कि 2010 में आई थी। इसमें क्या हुआ था, जो SC ST OBC के पास जो कोटा था, आरक्षण था एजुकेशन में, जॉब में, उसको 26 जनवरी 2020 यानी 10 साल तक बढ़ा दिया गया था। और इसे 26 जनवरी 2020 से और भी बढ़ा दिया गया है 10 साल, यानी शायद 2030 तक इसे कर दिया गया है, ठीक है। 96 अमेंडमेंट के पास चलते हैं, वो 2011 में आई थी। इसमें क्या हुआ था, इसमें उड़िया जो कि शायद उड़ीसा की कुछ है, उसको उड़िया से उड़िया कर दिया गया था, ठीक है। तो अब चलते हैं सीधा 100वीं अमेंडमेंट के पास, जो कि 2015 में आई थी। उसमें क्या होता है, लैंड डिवीजन हुआ था, यानी कि जगह का बंटवारा हुआ था। किसके बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में जगह का बंटवारा हुआ था, ठीक है। अब चलते हैं 101 अमेंडमेंट के पास, जो कि 2016 में आई थी। उसमें क्या होता है, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल पास हुआ था। हालांकि इसे जो अप्लाई किया गया, लागू किया गया, वो 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया। अब चलते हैं 103 अमेंडमेंट के पास, जो कि 2019 में आई थी। इसमें क्या हुआ था, जो जनरल कैटेगरी होती है उसके जो EWS लोग होंगे, यानी कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के जो लोग होंगे, उन्हें 10% कोटा मिलेगा। सिर्फ जनरल कैटेगरी के EWS वाले लोगों को मिलेगा, हर जनरल को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आखिरी अमेंडमेंट 104, जो कि 2020 में आई थी। इसमें क्या हुआ था, लोकसभा और विधानसभा में जो SC ST के जो मेंबर होंगे, SC ST की जो कैटेगरी होगी, उनकी एज को 70 साल तक बढ़ा दिया गया था, यानी कि वो 70 साल तक पद पर रह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।